चलो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में हम शुरू करते हैं। क्या निम्न वोल्टता ओवरहेड लाइन और विभागीय संयोजन का। कहने का मतलब है कि आपके पास अगर लो टेंशन लाइन है, लो वोल्टेज वाली, कैसी है लो वोल्टेज में 230 वोल्ट या आपका 400 वोल्ट की कोई लाइन है, उसको हम कहेंगे कौन सी, निम्न वोल्टता वाली लाइन। ठीक है, ओवरहेड लाइन, सिरों पर ही लाइन को कहते हैं ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन जो हमारे सर के ऊपर से जा रही होगी, तो उसमें जो तार यूज करते हैं हम सामान्यतः कौन कौन सी यूज करते हैं, एक होता है एसीसी या फिर एसीएसआर, नॉर्मली ये यूज करते हैं। ठीक है, एसीसी की फुल फॉर्म क्या है, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, और एसीएसआर की फुल फॉर्म क्या है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। विभागीय संयोजन, कोई विभाग द्वारा आपको संयोजन करना है, कोई विभाग द्वारा संयोजन, कहने का मतलब है कि आपका जैसे घर है, घर के पास कोई लाइन जा रही हो, तो आपके घरों के आसपास जो लाइन जाती है लो वोल्टेज लाइन, वो जाती है 230 या 400 वोल्ट। अब ये 230 क्या होता है और 400 क्या होता है, एक भी अभी समझाता हूं। इससे आपने कनेक्शन लेना है अपने घर के लिए। ठीक है, अगर आपके घर में 3 फेज लाइन जा रही होगी तो आप 400 वोल्ट आपके घरों के अंदर आएगा। अगर आपके पास सिंगल लाइन जा रही होगी तो आपके घरों में कितना जाएगा, 230 वोल्ट की लाइन जाएगी। जरा इसको समझो कि 230 कैसे और 400 या 440 हो, ये कैसे। अगर आपके घर के पास ये कोई विभागीय पोल है, इस विभागीय संयोजन किसे कहा जाता है, ये कोई विभागीय पोल है और मान लो इसमें 4 तार जा रहे हैं, 1 2 3 4, और एक सबसे ऊपर तार होगा, इसको हम कहेंगे अर्थ वायर। क्या कहेंगे, और 3 फेज के वायर होंगे, आर वाई बी, और एक न्यूट्रल वाला तार होगा, 3 तार जा रहे हैं। अब आप जब 2 फेजों के बीच की वोल्टेज चेक करोगे, जैसे आर और वाई के बीच की, अगर आपने आर और वाई के बीच की वोल्टेज देखी, तो ये वोल्टेज जो मापी जाती है वो कितनी जाती है, 400 वोल्ट कहो या 440, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन उसको देखने को मिलेगा, तो 440 वोल्ट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आपने किसी फेज, कोई फेज हो सकता है आर वाई बी में से, और एक न्यूट्रल, मान लो वाई है, वाई के साथ आपने न्यूट्रल को चेक किया, तो तब आपके पास जो वोल्टेज मिलेगी सिंगल लाइन वाली न्यूट्रल के साथ वाली, वो कितनी आती है, 230 वोल्ट। इसको क्या कहते हैं, फेज वोल्टेज। क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज, जिसको वीपीएस से दिखाते हैं, वीपीएच। इसका मान कितना होता है, 230 वोल्ट। और जो लाइन वोल्टेज होती है जिसको वीएल से दिखाते हैं, वो कितना होता है आपका, 400 वोल्ट या 440 वोल्ट। अब इसमें वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा 210 से लेके 250 के आसपास, और ऐसे यहां पर अगर आप देखोगे तो 380 390 से 450 के आसपास, 460 के आसपास इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसमें इसका फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, VL इक्वल टू होता है √3 VPH। ठीक है, अब ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहता है। अब ये कैसे आता है, आपको 3 फेज सर्किट जब आप पढ़ोगे उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या फेज वोल्टेज, क्या लाइन वोल्टेज, तो थोड़ा डिटेल में वहां पढ़ाया जाएगा। अभी हम खाली बेसिक समझते हैं। अगर आप इसमें कन्वर्ट करके रखना चाहते हो तो रख के देख लो, 1.73 मल्टीप्लाई बाय 230 करो, पता चल जाएगा आपको कितना आ रहा है, लगभग कितना आ रहा है, देख लो 400 कुछ आ रहा होगा, कितना 400 कुछ आ रहा है आप देख लो, करके देख लो। ठीक है, ये आपका फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज वाला केस ये होता है। बाकी विभागीय संयोजन मतलब ये विभाग का कोई पोल है, उससे आपने कनेक्शन लेना है, उसको कहते हैं विभागीय संयोजन। बाकी इसकी थ्योरी इसमें लिखी हुई है, मैंने आपको मोटी मोटी बता दी है कि क्या होता है। 1100 वोल्ट की लाइन को 400 या 230 वोल्ट में जब बदला जाता है, वो ट्रांसफार्मर के थ्रू बदला जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन के साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। कंडक्टर के बारे में आपको बता दिया, जैसे एसीसी वायर होता है या एसीएसआर वायर होता है, इसके बारे में आपको बता दिया। अच्छा, एक केबल और होता है आपका, कौन सा, ये पीवीसी वायर। कौन सा, पीवीसी वायर कौन सा होता है, जो इंसुलेटेड वायर होता है, जैसे इसमें कवर्ड होगा और इसके अंदर आपको 2 तार देखने को मिलेंगे, तो ये 2 कोर पीवीसी वायर हो गया। कितना हो गया, 2 कोर पीवीसी वायर हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि एक बाहर से कवर होता है, बाकी इसके अंदर भी इंसुलेटेड होते हैं ऐसे 2 तार, और बाहर से एक अलग से काले रंग का या किसी भी कलर का एक इंसुलेटेड कवर होगा, वो पीवीसी वायर है। ठीक है, कवर्ड वाला। और जो ये आपने एसीसी और एसीएसआर पढ़े, वो कैसे वायर है, ओपन, नंगे तार कहते हैं।
ठीक है, इनके चारों कवर कोई कवर नहीं होगा इसके पास। ठीक, अब कुछ कनेक्शन से होते हैं, उस कनेक्शन को आप देख लो। जैसे ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ये कह रहा है एंगल एरन ब्रैकेट क्षैतिज रूप में, ये बड़ा जरूरी काम है आपको, क्षैतिज रूप में। जो एक एंगल एरन ब्रैकेट है वो ये है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मैं इसका लाल कलर से करके दिखा देता हूँ। ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये क्या है, एक लोहे का, आयरन का, एक छतों में देखा होगा आपको ना, लगे रहता है। एक लोहे का या आयरन का एक रॉड है, जिसका नाम इसने क्या है, एंगल एरन ब्रैकेट। क्षैतिज रूप में क्यों कर रखा है, क्योंकि ये तिरछा लगाया गया है। घर के साथ कैसा लगाया गया है, तिरछा लगाया गया है। विभागीय संयोजन करना है, इसको विभाग द्वारा संयोजन करना है। अब विभागीय पोल कहीं यहां होगा, ये विभागीय पोल इधर पे कहीं लगा होगा, ठीक है। उस विभागीय पोल से, ये है विभागीय संयोजन का मतलब, इस विभागीय पोल से इसको क्या करना है, कनेक्ट करवाना है, कनेक्शन देना है। ऊंची छत, ऊंची छत है तो कैसा दिखा रखा है, 2 मंजिला मकान होगा, 2 मंजिला या 3 मंजिला मकान होगा। तो ये 2 मंजिला मकान दिख रहा है आपको, जैसे इसने 1 2 यहां से लाइन खींच रखी है, इसके ऊपर एक डोर दिखा रखा है, इसके नीचे एक डोर दिखा रखा है। ऊंची छत वाले भवन को नंगे तार, किससे नंगे, अब नंगे तार में कौन कौन से तार आएंगे, एसीसी या एसीएसआर आएंगे, पीवीसी वायर नहीं आएगा, ठीक है। बार कंडक्टर द्वारा संयोजन करना, ये आपको कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है, एक कंडीशन दे रखी है। क्या क्या कंडीशन है, ध्यान में आई, क्या करना है, विभागीय संयोजन करना है। क्या करना है, किसके द्वारा करना है, नंगे तार के द्वारा करना है। कैसा लगाना है, ऊंचे छत वाला भवन है। अब ये याद रखना कि अगर आपके पास ऊंची छत वाला भवन है तो आप कैसा लगाओगे, एंगल एरन ब्रैकेट क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल लगाओगे। कैसा लगाओगे, हॉरिजॉन्टल लगाओगे, क्योंकि उसकी हाइट जो होगी वो लगभग पोल की हाइट के बराबर होगी, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल ही लगाएंगे। वर्टिकल वाला अगला केस होगा, उसमें देखेंगे वर्टिकल वाला कब लगाया जाता है, ठीक है। अब इसमें लगने में क्या क्या चीजें लगाई जाती हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट करेंगे हम जब क्वेश्चन बनाएंगे। फिलहाल कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए क्या क्या होता है। जैसे जो सबसे ऊपर लगा है ये अर्थ वायर है, क्या है, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको डायग्राम ढंग से दिखे। ऊंची छत वाला है, ये देख लो पूरा डायग्राम आपको दिख रहा होगा। सबसे ऊपर जो लगा है ये कौन सा वायर है, ये अर्थ वायर है, दिख रहा है, सबसे ऊपर लगेगा अर्थ वायर। उसके नीचे फिर यहाँ पे को, तो कितने तार आ रहे हैं, 3 तार आ रहे हैं। याद क्या रखना है, जो अर्थ वायर है उसको कैसे कैलकुलेट करना होता है, किलोग्राम के हिसाब से, किसके हिसाब से, केजी के हिसाब से। और क्या होता है इसका पैमाना कि 1 kg इक्वल टू 10 मीटर। आप डिस्टेंस देखो कितनी डिस्टेंस, अगर आपको 10 मीटर की डिस्टेंस लेना है तो आप 1 किलो तार लाओगे लगभग, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, फेज वायर, ये आप डिपेंड करेगा कैसा वायर यूज कर रहे हो, एसीसी यूज कर रहे हो या एसीएसआर यूज कर रहे हो। इसकी डायमेंशन लिखनी पड़ती है आपको, कितने बाई कितने की, वो वायर है उसकी डिस्टेंस लिखोगे। न्यूट्रल वायर हमेशा फेज वायर से पतला होता है, तो न्यूट्रल वायर होता है वो फेज वायर से पतला होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा उसकी जो मोटाई होगी कम होगी, लेकिन कम डिस्टेंस होगी तो हम दोनों की जो मोटाई है एक ही रखते हुए चलेंगे, मतलब एक ही टाइप का वायर लेंगे। बट लंबी डिस्टेंस में अगर हम बिछा रहे होंगे, याद रखना एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में, जब कॉस्ट का ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, न्यूट्रल वायर को अलग और फेज वायर को अलग लेंगे। बट कम डिस्टेंस में अलग अलग वायर न लाके एक ही टाइप का वायर यूज करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई वायर की बात। अब ये बीच में जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये है गार्ड वायर, ये क्या है, गार्ड वायर। और इसमें जो ये गोला दिख रहा है ऊपर और नीचे, इसको हम कहते हैं रील इंसुलेटर। क्या कहते हैं, रील इंसुलेटर। अब ये पूरा हो गया गार्ड वायर विथ रील इंसुलेटर। गार्ड वायर रील इंसुलेटर के साथ ये क्यों यूज किया जाता है कि कभी हवा चलती है या कभी बर्फबारी हो गई या कभी टहनी वगैरह टूट गई तो तार आपस में शॉर्ट न हो, तो उनके बीच में एक प्रॉपर गैप बनाए रखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो गार्ड वायर आपके डिस्टेंस के हिसाब से आप यूज करोगे। जैसे आपकी 50 मीटर की दूरी है तो आप 1 या 2 जगह पे लगा सकते हो ताकि उनके बीच में गैपिंग प्रॉपर बनी रहे, ठीक है। ये होता है गार्ड वायर, ये याद रखना है आपने अभी। अच्छा, और क्या यूज होता है, एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, एरियल फ्यूज लिखा है। क्या लिखा है, एरियल फ्यूज।
एरियल फ्यूज मतलब हवा में लगने वाला फ्यूज, और वो हमेशा याद रखना किसके साथ लगेगा, फेज वायर के साथ लगेगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है आपका एरियल फ्यूज है, जो फेज वायर में लगता है, न्यूट्रल में नहीं लगता है। इसलिए ये अगर 3 फेज लाइन होगी तो 3 फेजों में 3 लगेंगे, अगर सिंगल फेज लाइन है तो 1 फेज में लगेगा और 1। अच्छा, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर 400 वोल्ट से नीचे की जो लाइन है, 400 वोल्ट या 230 वोल्ट 11 किलो वोल्ट से नीचे की लाइन में यूज किए जाते हैं। ये पूरा कंप्लीट साइकिल इंसुलेटर विद क्लिप के साथ है, 2 इसमें लगे हुए। कितने लगे हुए हैं? 2। अच्छा, फेज वायर जिसमें कनेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? आई बोल्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आई बोल्ट। तो यहाँ पर तो जो एक लगेगा आई बोल्ट लगेगा, ये एरियल फ्यूज लगे और इंसुलेटर लगे। ठीक है, अब उसके बाद ये जो तार जा रहे हैं यहाँ पर से, एक न्यूट्रल से निकाला है इसने, एक फेज से निकाला है, ये यहाँ से आगे को बढ़े और एक तार आपका अर्थ वायर आ गया और यहाँ से ये इसके साथ अंदर को चले गए, ये पीवीसी वायर के थ्रू। पीवीसी वायर के अंदर जाएंगे फेज और न्यूट्रल, और जो अर्थ वायर है वो अलग से आएगा, जिसको हम घरों की दीवार के साथ क्लिप के साथ कसते हुए घर के अंदर ले जाके मीटर के पास लगा देंगे, जिसको कहा जाता है विभागीय संयोजन। जैसे कि कोई विभाग है, जैसे यूपीसीएल है हमारे यहाँ, तो यूपीसीएल आ रहा है और आपके घरों में फिटिंग कर रहा है, तो वो आपके मीटर तक का कनेक्शन देता है, क्योंकि आप मीटर वहीं से लेते हो ना कि कितने किलोवाट का आपका मीटर है, 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, वो मीटर की फिटिंग करके देगा। तो इतना काम उसका है, समझ गए? तो ये आपका क्या आ जाता है विभागीय संयोजन। इसके जो अंदर का काम होगा, जो आपके घरों के अंदर की फिटिंग है, वो फिर अलग है। जब आप कभी घर बनाते हो तो घर के अंदर की फिटिंग अलग से करवाते हो। बट जब कभी ये आते हैं कोई भी विभाग से द्वारा, जैसे आपका कनेक्शन लग रहा है, मीटर लग रहा है, तो इतना कनेक्शन आपको देता है, वही एक क्वेश्चन बता रहा है कि विभागीय संयोजन। तो जब विभागीय संयोजन किया जाता है ऊंची छत वाले मकान में नंगे तारों के साथ, कैसे बनाओगे उसका डायग्राम, ऐसे बनाओगे। उसमें लगने वाली सामग्री का आकलन करना होगा, एस्टिमेटिंग कॉस्ट में क्या होता है, सामग्री का आकलन करना होता है, तो उसमें सामग्री का आकलन ऐसे ही किया जाएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब इसके अलावा जो दूसरा टाइप का आपको कंडीशन है, तो उसमें क्या होगा, अब दूसरी कंडीशन देखो। दूसरी कंडीशन है ये, क्या लिखा हुआ है, जस्तीकृत लोहे का पाइप, वही जीआई पाइप, जैसे उसमें एंगुलर एंड ब्रैकेट यूज किया था, वो भी जीआई पाइप, जो उसमें जीआई रॉड होगी, क्या होगी उसमें जीआई रॉड, लेकिन छत में लगाई जाएगी। यहाँ पर कोई है जीआई पाइप यूज किया गया है नीची छत वाले भवन में। किसके लिए? नीची छत का मतलब 1 मंजिला होगा मकान, एक ही फ्लोर होगा, उसमें वाले भवनों को विभागीय संयोजन करना है, किसके तार द्वारा? नंगे तार द्वारा। अब इसके डायग्राम देख लो कैसा बनेगा, ये इसका डायग्राम। क्या किया इसने? अब आप खुद लगाओ कि भाई पोल जो होगा वो हाइट में होगा नहीं होगा, पोल हाइट में। अब इससे इसको कनेक्शन देना है, वही सारी चीजें इसमें लगी होंगी। जब इससे आपने इसको कनेक्शन देना है, तो जब आप इसको कनेक्शन दोगे तो आपकी इसकी हाइट को आपने बड़ा करना पड़ेगा, और हो सकता है बीच से अगर रोड है या फिर रोड के उस साइड से आपको इस साइड लेना है, तो लोगों का सर वगैरह टच नहीं होना चाहिए, हाइट देनी पड़ेगी ना, प्रॉपर हाइट, क्योंकि गैपिंग होनी चाहिए। आपका अगर तार है जहां पर है उससे प्रॉपर गैपिंग होनी चाहिए। हो सकता है आपने कुछ छत में बाल्टी लेके जा रहा हो या कोई ऐसा ऊंचा सामान लेके जा रहा हो, तो तारों तक कनेक्टेड टच नहीं होना चाहिए, तो इसकी प्रॉपर दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर दूरी मेंटेन करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, नीचे छत को वाले मकान को ऊंचा बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपने किसका यूज किया है, किसका यूज किया है? ये जीआई जो पाइप है इसका यूज किया गया है। किसका यूज किया है? ये जीआई पाइप का यूज किया है। इसको ऊपर से मोड़ा गया है छतरी की तरह। क्यों मोड़ा गया है? ताकि इसके अंदर पानी वगैरह बारिश में न जाए, या फिर कोई चिड़िया वगैरह घोंसला बना देते हैं, उल्टे में थोड़ा सा टफ रहता है बनाना, क्योंकि अटकेगा नहीं ना वो, बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसके ऊपर बैठेंगे तो, अगर उल्टा बनाएंगे तो गिर जाएंगे नीचे, तो इसलिए थोड़ा सा इसको उल्टा तरीके का इसमें उन्होंने बनाया। बाकी वही सारी चीजें हैं, अर्थ, फेज और न्यूट्रल, क्योंकि क्या कैसी लाइन आ रही है घर के लिए? सिंगल फेज आ रही है। अगर 3 फेज आ रही तो क्या होता? सबसे ऊपर अर्थ वायर, फिर आर वाई बी और न्यूट्रल, आर वाई बी और न्यूट्रल। तो कितने तार आते हैं? 5 तार आते हैं। यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। ठीक है, बाकी वो सारी चीजें आपको बता दी है। ये क्या है आपका रील इंसुलेटर विद गार्ड वायर। ठीक है, ये सारी चीजें आपके इंसुलेटर लग गए। यहाँ पर आई बोल्ट लगेगा, ये एरियल फ्यूज लगता है आपका फेज वायर में, फिर ये पीवीसी वायर के थ्रू इसके अंदर चले जाएगा, और जो अर्थ वायर है वो भी साथ में जाएगा। वो कैसे जाएगा? अलग से जाता है। ठीक है,
वो अलग से जाएगा और अंदर जाने के बाद ये मीटर के बोल्ट तक लग जाएगा। बाकी इसमें क्लिप सैडल वगैरह जो जो भी लगने हैं वो लगेंगे। क्लियर है अरविंद? क्या हुआ? तबीयत तो खराब तो नहीं है? जुकाम लग रहा है? जुकाम कोई तबीयत खराब थोड़ा ना, जवान बच्चों की तबीयत खराब होती है क्या? बुढ़ापा आया होता, 65 साल में जी रहा होता तो मैं भी कहता यार वीडियो कट करनी है। क्यों? चलने दे, नहीं पढ़ना क्या? तुम्हारे काम आएगी वो बाद में, पेपर के टाइम में रिवीजन कर लोगे। अच्छा ये अगला क्वेश्चन क्या है? विभागीय संयोजन करना है इसमें, किसके थ्रू? पीवीसी ऋतु के लिए। फोकस कर रहा है नहीं यहाँ पे? कर रहे हैं ना? पीवीसी ऋतु केबिल, मतलब कि इसको कहते हैं वाटरप्रूफ केबिल। यहाँ देखो, यहाँ क्या कहते हैं इसको? वाटरप्रूफ केबिल। अब अभी तक नंगे तार से हो रहा था, अब कैसे हो रहा है? पीवीसी केबिल के थ्रू हो रहा है। कहाँ? घर के अंदर कनेक्शन करना है। तो ये अगली कंडीशन देख लो आप कि इस कंडीशन में क्या होता है, फटाफट से देखो। देखो वही चीज है, ये विभागीय पोल है। ये क्या है? दिमाग में रखना। अभी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करेंगे तो ये चित्र दिमाग में बैठे रहनी चाहिए, तभी कॉस्टिंग कर पाओगे। क्योंकि ये डायग्राम के ही हिसाब से हमने सामान लिखना है। ये क्या है आपका? विभागीय पोल है। कितने तार जा रहे हैं? 5 जा रहे होंगे। कितने जा रहे हैं? 5। ठीक है, क्योंकि 3 फेज 4 वायर सिस्टम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? 3 फेज 4 वायर सिस्टम। अर्थ वायर को मत जोड़ो, बाकी 4 तार लेते हुए चलते हैं। 3 फेज और एक न्यूट्रल का। ठीक है, ये आपका कनेक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद आप जब कनेक्शन कर रहे हो तो आपने एरिया फ्यूज लगा दिया है यहाँ पर। क्या लगाया? एरिया फ्यूज लगा दिया है आपने यहाँ पर। ठीक है, फिर आपके पास ये पीवीसी केबल के थ्रू आपका अंदर आ गया। एक इसमें अर्थ वायर चलेगा, पीवीसी वायर के साथ एक अर्थ वायर भी आएगा और वो आपके घर के अंदर ले जाएगा। बट अब यहाँ पर वो इंसुलेटर यहाँ पर एक ही लगाया गया। कितना लगाया गया? अलग देखो, दोनों में अंदर क्या है? क्या लगाया गया? एक इंसुलेटर लगाया गया। ठीक है, कई जगह एक इंसुलेटर लगाया जाता है और कई जगह क्या लगाया जाता है? घरों में एक तरीके से हुक, यहाँ पर हुक बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? हुक टाइप का बना दिया जाता है, जिसमें तार को लपेट दिया जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं यार उस हुक को? कुछ नाम होता है उसका, मतलब जो वो लोकल लैंग्वेज है ना, लोकल लैंग्वेज में कुछ कहा जाता है उसको। फास्टनर कहते हैं, फास्टनर, फंसाने वाला। ठीक है, फास्टनर के थ्रू आपको बांध दिया जाता है। बट आपको प्रॉपर्ली इंसुलेटर ही लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? इंसुलेटर, ताकि कभी तार कन्वर्ट हो जाए तो आपके घरों में या बिल्डिंग में करंट ना आए। और यहाँ पर इसके थ्रू बांध के अंदर लगा दिया। 2-3 की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि किसके थ्रू आ रहा है? पीवीसी केबल के थ्रू आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? जो आप देखते हो आपके घरों में आता है ना कनेक्शन, वो पीवीसी केबल वही तो है। ब्लैक कलर की आपने देखी होगी, या फिर ब्लू कलर की होगी, या फिर कहीं येलो कलर की भी होती है, ग्रीन कलर की भी होती है। ऐसे अलग अलग कलर की आती है तो पीवीसी केबल होती है। उस केबल के अंदर 2 तार होते हैं ऐसे, जब आप कभी छिलोगे तो, एल्यूमिनियम वाले। ठीक है, तो वो केबल के थ्रू आपके यहाँ पे आता है। अब ये लोड के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके घर का लोड कितना है, उसी हिसाब से ये वायर को रखा जाता है। क्लियर है? और साथ में एक अर्थ वायर भी आएगा, ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम बैठ जाएगा दिमाग में, बस इतना ही बैठा है और कुछ करना थोड़ा है। और नहीं, जब क्वेश्चन बनाओगे, जब कंडीशन आई होगी, डायग्राम याद नहीं होगा, इन डायग्राम में वापस आना है आओगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। बाकी ये भी वही एक नीचे छत वाले के लिए है। कंडीशन इसकी क्या है? ट्रोपोडोर केबल। ट्रोपोडोर केबल होती है पीवीसी टाइप की केबल, जो घर के अंदर इसने डायरेक्टली पोल के थ्रू यहाँ पर डाल रखा है। इसने क्या कर रखा है? सीधे यहाँ पर ऊर्ध्वाधर खंभा जो तिरछा वाला लगाते हैं, इसने सीधे सीधे लगा के इसमें एंगल रेट ब्रैकेट के थ्रू लगा रखा है। ये कोई एक अलग से कंडीशन नहीं है। ठीक है, एलटी ट्रोपोडोर केबल क्या होती है वो आपको आगे डिस्कस करवाऊंगा। अभी आगे चलो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसने? साइकिल इंसुलेटर के रेट दिए हुए हैं। चलो इसको छोड़ो। ये 3 फेज सप्लाई वाला है, हम सिंगल फेज वाला करते हैं। लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन किया हुआ था, कौन सा किया था? ये क्या है? ये वाला ये क्वेश्चन 3 फेज सप्लाई 50 HP। इसमें फिर आता हूँ, पहले एक दूसरा क्वेश्चन को करता हूँ। ये कौन सा क्वेश्चन है? 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज, खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, 300 मीटर है।
ठीक है, ये क्वेश्चन कर तो नहीं दिया हमने एक दिन कभी? ऐसा लग रहा मुझे कर दिया हमने, हैं? ऐसा याद क्यों आ रहा मुझे? ये वाला किया है क्या? नहीं किया ना? नहीं किया नहीं? क्या किया? नहीं किया ना? चलो इसको कर दो। देखो समझना क्वेश्चन को पहले। एक 2 मंजिला भवन है, कैसा भवन है? अब आपको समझना है कैसा डायग्राम बनेगा। 2 मंजिला भवन है, बत्ती व पंखे के लिए 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज वाली विद्युत भार की सप्लाई से विभागीय संयोजन करना है। यहाँ पर आपको पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए क्या करना है। क्या कहा इसने? 2 मंजिला भवन है। 2 मंजिला भवन है तो कैसा डायग्राम बनेगा? 2 मंजिले भवन के लिए डबल फ्लोर वाला बनना चाहिए। बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है। सिंगल फेज सप्लाई देनी है तो कितने तार आएंगे? 3 आएंगे। कौन कौन से? अर्थ का, फेज एंड न्यूट्रल है। ठीक है। विद्युत भार से विभागीय संयोजन, विभागीय संयोजन क्या है? तो विभागीय पोल होगा कहीं इधर साइड में जहां से कनेक्शन लेना है। ये आपको अच्छा घर का भार दिया है इसने, कितना है घर का भार? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट मतलब जो आपका मीटर लगेगा घर के अंदर, जो घर के अंदर आपका मीटर लगेगा वो कितना होगा? 1 किलोवाट। इससे क्या मतलब होता है? इससे आप वायर को कैलकुलेट करोगे। किसको कैलकुलेट करोगे वो बताता हूं अभी, पहले क्वेश्चन पढ़े। भवन 25 मीटर की दूरी पर है, और कितने मीटर की दूरी पे है? 25। कहां से? जिस विभागीय पोल से कनेक्शन लेना है, मतलब कि आपने जहां से कनेक्शन लेना है वो आपसे कितने किलोमीटर की दूरी पे है? 25 मीटर की दूरी पे है। अच्छा वहां पर कैसा कनेक्शन है? 400 वोल्ट 3 फेज वाला कनेक्शन है। कितने तार होंगे वहां पर? को डायग्राम करना चाहिए 5। अर्थ, आरवाईबी एंड, जैसा आपने उस वाले क्वेश्चन में देखा था। 4 तार द्वारा विभागीय संयोजन करना है। पूरे कार्य में लगने वाली सामग्री का मूल्य सहित आकलन कीजिए, और उसमें टोटल जो खर्चा आ रहा है उसका मूल्य सहित आकलन करना है। क्लियर? अब मैं इसका एक रफ पहले चित्र बना लेता हूं, ठीक है? देखो कैसा बनेगा। एक रफ बना रहा हूं, ठीक है? ये विभागीय पोल है, ठीक है? विभागीय पोल है। इसमें आपके कितने इंसुलेटर लगेंगे? इंसुलेटर को प्रॉपर बनाना, ठीक है? मैं तो अभी समझाने के लिए खाली डायग्राम बना रहा हूं। आपके पास डायग्राम मैंने दिखाया हुआ था, उसी के हिसाब से डायग्राम बनिए। 1 2 3 और 4। सबसे ऊपर वाला अर्थ, फिर आर वाई बी एंड, ठीक है? अब आपको यहां से 25 मीटर की दूरी पे, कितने मीटर की दूरी पे? 25 मीटर की दूरी पे आपका घर है। अब कैसा घर है? 2 मंजिला घर है, ठीक है? अभी खाली मैं आकार बना रहा हूं, ये मत समझना घर सर ऐसा घर थोड़ा होता है, ठीक है? एक घर है 2 मंजिला घर। अब 2 मंजिला घर है तो सबसे पहले आपने कुछ चीजें पढ़ी थी। यहां पर तो एक लगेगा क्या? जीआई रॉड या एंगल रेन ब्रैकेट। कैसा लगेगा? क्षैतिज लगेगा, हॉरिजॉन्टल लगेगा। कैसा लगेगा? हॉरिजॉन्टल। लगा दो हॉरिजॉन्टल, ठीक है? जिसमें 2 इंसुलेटर होंगे और एक आई पोर्ट लगेगा, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई देनी है बिजली और पंखे के लिए। तो एक कनेक्शन आप यहां से ये कर सकते हो कि यहां पर दो, जैसे ये है ना, अब इसको देना है तो किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि इसी पोल में एक जगह पे आप 2 अलग से इंसुलेटर लगा सकते हो, ठीक है? जैसे यहां से उठाया कनेक्शन, इसमें ले लिया, और एक फेज का उठाया इसमें ले लिया, और फिर यहां से सीधे सीधे इसके लिए ऐसे खींच दिया, ये और ऐसे, और यहां से आई वोल्ट आएगा इसमें। ये तार आपस में टच नहीं हो रहा होगा, ठीक है? आपको लग रहा है जैसे टच हो रहे हैं, डायरेक्शन हो सकती है इनकी इस तरीके से बनाई जाएगी। हो सकता है तार जैसे यहां से पुल आ रहा है, ठीक? ये मेरा हाथ है, ऐसे गया हुआ है, ये तार गए हुए। अब आपने घर में इधर की ओर खींचना है, तो ये इस पोल में इसके इस साइड को लेना है, तो ऐसे करके हम इधर मार देंगे इंसुलेटर दूसरी साइड। मतलब ये समझना कि सब सारे तार तो आपस में टच हो गए, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। ये दिख रहा है आपको क्योंकि 3D डायग्राम नहीं है, बट हम इस तरीके से रखेंगे, या फिर डायरेक्टली इसके थ्रू यहां पर खींच सकते हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, ध्यान से देखो, इसमें 2 इंसुलेटर यहां पर अलग से लगा दिए,
फिर इसमें क्या लगा दिया, आई बोर्ड। कितनी चीजें लगा दी याद है, 2 इंसुलेटर और एक आई बोर्ड। एक काम और करो, इसको थोड़ा मजबूती करने के लिए इसमें अलग से कंक्रीट कर दो, क्योंकि आपने तार को दूसरी डायरेक्शन में खींच दिया। मतलब कि अगर ये पोल है, मैं इसका कनेक्शन इधर की ओर खींच रहा हूँ, बैलेंस से होगा पहले से। अगर मैं इधर की ओर खींचूंगा तो इसका लोड इधर की ओर पड़ेगा, तो मैं इसके जस्ट अपोजिट साइड स्टे वायर खींच दूंगा। क्या खींच दूंगा, स्टे वायर खींच दूंगा। स्टे वायर होता है जो जमीन के अंदर गाड़ के इसको टाइट से बांध दिया जाता है। तो मैंने क्या खींच दिया अलग से, स्टे वायर अलग से ले लिया इसको। क्लियर? तो क्या क्या चीजें कर दी, कंक्रीट, स्टे वायर, 2 इंसुलेटर और एक आई बोर्ड। ये किसमें किया आपने, विभागीय पोल में किया। किस पे किया, विभागीय पोल में किया। अब उसके बाद यहां पर क्या क्या लगता है, याद आ रहा है, 25 मीटर की दूरी है। सबसे पहले एक क्या कहते हैं इसको, गार्ड वायर विद रील इंसुलेटर। एक 25 मीटर की दूरी है, काफी है। गार्ड वायर विद रील इंसुलेटर आपके ठीक। और भी होता है कुछ। अच्छा, फिर यहां पर तो आपने क्या किए, 2 साइकिल इंसुलेटर लगा दिए और एक आई बोर्ड लगा दिया। एंगल आयरन लगा दिया, कैसा 36 लगा दिया। ये सारी कॉस्टिंग में लिखनी है हमने चीजें। अच्छा, फिर इसके बाद अंदर जो वायर जाएगा मीटर तक, वो किसके थ्रू जाएगा, पीवीसी वायर के थ्रू जाएगा। पीवीसी वायर को कसोगे तो यहाँ पर क्या लगेंगे, क्लिप, नट बोल्ट, क्लिप, सैडल वगैरह जो भी लगने वो लगेंगे। अब यहाँ से इसको अंदर, यहाँ से इसके यहाँ पर माल रखा है तो यहाँ से अंदर कनेक्शन दे जाएगा। ये तार गया, ये तार आएगा तो इसके नाम क्या आएगा, एरियर फ्यूज। एरियर फ्यूज भी इसके साथ आएगा, ठीक है। और अर्थ वायर इसके साथ अंदर ही अंदर जाएगा। इतना ही तो है या और कुछ है, समझ गए? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन में। इसने क्या कर रखा है, अब सबसे पहले एक चीज और बता देता हूं आपको। ये जो 1 किलोवाट लिखा है, क्या लिखा है, 1 किलोवाट। ये 1 किलोवाट के हिसाब से हम वायर को कैलकुलेट करेंगे। 1 किलोवाट है तो आप फॉर्मूला लिखोगे, P = VI cos phi, जिसमें आप cos phi को एज्यूम कर लो। माना cos phi बराबर 0.8, पावर फैक्टर कितना मान लिया, 0.8। वोल्टेज आपको दिया हुआ है, V बराबर 230 वोल्ट दिया हुआ है ना, ठीक है। अब यहां से आप क्या निकालोगे, I कैलकुलेट करोगे। तो I बराबर P कितना दिया है, 1000 वॉट। तो 1000 किलोवाट है, सॉरी 1000 किलोवाट को वॉट में बता तो 1000 हो गया। क्या बोल रहा हूं मैं, 1 किलोवाट दिया है मतलब 1000 वॉट। अच्छा, V कितना है आपके पास, 230 वोल्ट। और I आपने निकालना है, cos phi कितना है, 0.8। इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। 230 से कट रहा है 4 पॉइंट समथिंग, 4 6 24 4 7 28 4 9 36, कितना 9 के आसपास, 3.47 कितना 3.47 एम्पियर। ये आपकी करंट आ रही है, कितनी आ रही है, 3.47 एम्पियर, इतनी आपकी करंट आ रही है। तो ये एम्पियर की करंट के हिसाब से आप पीवीसी वायर जो है ना उसको कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपका लोड कितना है, 1 किलोवाट के हिसाब से। अच्छा, साथ में आपने एक चीज और ध्यान नहीं दिया कि जो आपका ये चीज थी, तो ये वायर यूज होंगे ना, एसीसी वायर, ये कैसे वायर यूज होंगे, ठीक है। इसका पैमाना भी आपने याद करना है, जैसे 3 पॉइंट अगर कुछ है या 3 इसका पैमाना होता है, ये आपका एसीसी वायर यूज करना है। अब देखो क्वेश्चन ने कैसे कर रखा है, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं और आपको चीजें क्लियर होंगी। ये क्वेश्चन आपका अभी समझने के लिए बस, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो इसने विभागीय पोल में क्या क्या किया। विभागीय पोल मतलब जो पोल विभाग का था वहां से हम कनेक्शन ले रहे थे। मैंने आपको बताया था क्या लगाया मैंने इसने, एलटी साइकिल पृथककारी, मतलब एलटी इंसुलेटर लगाए। कितने लगाए हैं, 2 लगा रखे हैं। मैंने आपसे फिर कह रखा है कि 2 लगाओ तो इसके रेट को कितना कर देना है, जस्ट 10 गुना। तो कितना लिख दूं, 120 लिख दूं। कितना लिख दूं, वैसे 120 का भी नहीं आएगा मुझे लग रहा है, महंगा ही आएगा वो। तो जो कॉस्ट लिखोगे ना वो अपने हिसाब से क्या लिखना कि आजकल जो कॉस्ट लगभग है नहीं होगी,
तो चलो 10 गुना भी लेते हुए चलोगे तो काम चल जाएगा। 120 का आपने रखा, 2 हैं तो कितने हो गए दोनों के 240। सेकंड पृथककारी विद क्लैंप, इसकी क्लैंप है, ये तो अलग अलग लिखा है, एक तो पृथककारी लिखा है और दूसरा उसकी क्लैंप लिखी है। क्लैंप कितनी है, 2 ही लगेंगी, 2 में 2 क्लैंप। आई वुड उसमें कसने के लिए 1। अच्छा इसने वो नहीं लिखा, हम इसमें साथ और जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे चौथा, स्टे वायर। स्टे वायर, स्टे वायर कितने थे, 1 या 2 कितने लगाना चाहते, 1 लगाना, 1 लगा लो, कितने का लिखेंगे, 1000 का नहीं आएगा, 250 कह रहा है वो, 250 लिख दो, कॉस्ट 250 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा और क्या कहा था हमने, कंक्रीट वगैरह करना था, वो लास्ट में जोड़ देंगे, ठीक है। तो कंक्रीट वगैरह जब लेबर कॉस्ट वगैरह होगा ना उसके साथ जोड़ देंगे, इतना चीज आपने इसमें लिख दिया। अच्छा आई वुड तो लगेगा या वहां पे लगा लेंगे, आई वुड एक जगह लगाना है कहीं भी, चलो कहीं भी लगा लेंगे, चलो यहाँ पे भी लगाते हैं, आगे लगा लेंगे, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाता हूँ यार, सकते रहेगा। हाँ अब आगे बढ़ो, ये एंगल ब्रैकेट हॉरिजॉन्टल आपका लग गया, कितना 1 लगा है, इसका रेट लिख दिया, ठीक है। रेट डबल करते हुए चलो, मतलब 10 गुना करते हुए चलो। फिर एंगल ब्रैकेट में क्या क्या फिटिंग करी, 2 साइकिल इंसुलेटर लग रहे थे, डायग्राम याद आ रहा हो जो मैंने बनाया था अभी। फिर एलटी, उसके क्लैंप हो गए, आई बोल्ट 1, वो डायग्राम दिखाऊं या याद आ रहा है, याद है ना, तो उसके हिसाब से सारी चीजें आ गई। फिर आपका वायर, कौन सा वायर यूज कर रहे हो, कितना मीटर है दूरी दोनों के पोलों के बीच की, 25, कितनी थी 25, कितने तार है, 3 नहीं, ये तो किलो के हिसाब से होगा, पता है नहीं, नीचे के 2 तो कितना 25 और 25 50, कितना है 50, तो 50 मीटर होना चाहिए, कितना होना चाहिए 50 मीटर, कितना होना चाहिए 50 मीटर। अब आपको पता होता है कि उसमें एक्स्ट्रा क्या लेते हैं, झोल। झोल क्या होता है, दोनों तारों के बीच में जो ये ढीलापन है या जो लटकन है, ये क्यों रखा जाता है, एकदम टाइट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि तार सिकुड़ते या फैलते हैं, या सिकुड़ने और फैलने से क्या होगा, टूट सकता है जाड़ों या गर्मियों में, इसलिए 1% आप झोल लेके चलोगे। तो 50 का 1% 0.5, तो इसने लमसम करके उसको कितना दे दिया, 51 दे दिया। तो 51 मीटर इसने तार यूज किया। कौन सा तार यूज किया है, एसीसी किया है। कौन सा किया है एसीसी में, 3/3 वाला। अब आपको याद करना पड़ेगा लोड के हिसाब से। अभी एक और आएगा एसीसी में, कौन सा, 7/3.10 वाला, वो थोड़ा सा मोटा वायर होगा, इससे वो थोड़ा हैवी लोड के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये पेमेंट। अगर ऐसे एसीएसआर आएगा तो एसीएसआर को भी यूज करोगे तो एसीएसआर का ही आपको ये चीज याद करना पड़ेगा, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। ये रटने वाला चीज है, समझ। अच्छा इसका रेट वही मैं तो कह रहा हूँ 10 गुना लेते हुए चलो। अब आया आपका अगला वाला, क्या, जस्त्रित लोहे का तार, ठीक है, जीआई वायर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर, जीआई वायर। ये किसके लिए यूज होता है, अर्थ वायर के लिए। किसके लिए यूज होता है, क्या है इसका पैमाना, जैसे यहाँ पर 7/3.1 इसको है 7/16 SWG, क्या है 7/16 SWG। SWG का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड वायर गेज, वो आपने यूज किया है 7/16 का। कितना मीटर है, 25 मीटर पूरी है। कितना किलो, मैंने अभी बताया था 10 मीटर बराबर 1 किलो, तो 25 मीटर बराबर 2.5 किलो। अच्छा कितना, 2.5 किलो, तो 2.5 किलो आपने यूज किया है, ठीक है। इसमें भी सैग रखोगे तो 2.6 भी लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 2.6 भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर 2.5 भी करके 2.6 कर लेना, इसको भी रेट इसका बढ़ा के लिखना है 10 गुना। अच्छा और यार हमको जैसे लोहे का 8 SWG, ये कौन सा है, ये कौन सा है, बताओ कौन सा है ये जो यहाँ, ये तो यहाँ तक का हो गया। अब यहां से, अब जो यहां से अंदर जा रहा है, ये जो यहां से ये अंदर ये जाएगा, ये लगभग इसने 10 मीटर मान लिया। कितना माना है, 10 मीटर। तो ये कितना दे रखा है इसने, 8 SWG। कितना दे रखा है, तो
10 मीटर इसने माना तो 10 किलो मान लिया, कितना मान लिया 10 किलो, सॉरी 1 किलो मान लिया 10 मीटर को, तो इसका रेट इसने, फिर इसने क्या लगाया मीटर बॉक्स लग गया, एक लग गया, एक ही तो मीटर लगेगा। अब बॉक्स लगाया, बॉक्स के अंदर क्या लगाओगे एनर्जी मीटर लगाओगे, एनर्जी मीटर का लिखने का देखो हमारा कितना आया था 3.15 एम्पियर आया था, तो उसने 10 एम्पियर का उसमें मीटर स्विच के साथ लगा दिया, 250 वोल्ट का 1 मीटर लगा दिया। फिर इसने फ्यूज लगा दिए, फ्यूज कितने लगेंगे, एक फेज वायर में लगेगा, बस एक सिंगल फेज है तो एक ही लगेगा, ठीक है। एरिया फ्यूज एक लगाया है, 5 एम्पियर का लगाया है, ठीक है, 5 एम्पियर या 6 एम्पियर आप लिख सकते हो, क्योंकि स्विच के 1 एम्पियर प्लस देते हुए चलते हैं, 5 एम्पियर की उसकी क्षमता होती है, लेकिन कोई भी है वो 6 एम्पियर के हिसाब से आता है, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। अच्छा, फिर पीवीसी वायर घर के अंदर गया, कैसा है वो 4 mm स्क्वायर वाला है वायर, कैसा है वायर है 4 mm स्क्वायर वाला। आपको फिर मैंने एक दिन और बताया था कि वायर कैसे दिखाए जाते हैं, जो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे 0.5 mm स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर, 0.75 भी होता है, फिर 1.5 होता है, फिर 2.5 होता है, फिर 4 होता है, 6 होता है, 10 होता है, ऐसे होता है। तो इसने 4 mm स्क्वायर वाला यूज किया था। नॉर्मली आप जब ज्यादा लोड होगा तो 6 mm स्क्वायर का यूज करना, नहीं तो नॉर्मली 4 mm स्क्वायर का यूज कर लेते, ठीक है। कितने मीटर लिया इसने 15 मीटर, कोई बात नहीं 15 रखो या 10 रखो, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। अगर आपने 10 का मानते हुए चले तो 10 रखना, 15 का मानते हुए तो 15 मानना। अच्छा, 2 मीटर इसने और मांग रखा है, ये है आपके कनेक्शन के लिए, जैसे आपका मीटर वगैरह में कनेक्शन करोगे ना, स्विचों से मीटर वगैरह में डालोगे, तो इसके लिए इसने यूज कर रखा है, कितना 2 मीटर। बाकी आपका लकड़ी, गट्टा, सैंडल, क्लिप, ये आइटम आपने एक लमसम मान लो 40 रुपए लिखा है, 400 रुपए लिख लेना, क्योंकि अब तो महंगाई बढ़ गई। उसके बाद ढुलाई व्यवहार, सामान लाना ले जाना, ये वो देने पड़ते हैं ना, पिकअप से लाओ या लेबरों से लाओ, घोड़े खच्चरों से लाओ, तुम्हारे ऊपर है, तो उसका ढुलाई व्यवहार जो बनेगा वो लगभग लिख देना। उसके बाद श्रमिक लेबर भी लगा रहे होंगे आपने, क्योंकि उसमें कई बार कंक्रीट करना होगा, पोलों में चढ़ रहे होंगे वगैरह वगैरह, ये काम के लिए लेबरों का जो चार्ज पड़ रहा होगा वो आप लिख देना। अच्छा, उसके बाद आपका आकस्मिक व्यय आता है, ये जरूर से याद रखना है आपने, ये चीजें याद रखना है, लास्ट में जरूर आती है। कौन सी, ढुलाई प्रभार, श्रमिक प्रभार और आकस्मिक व्यय। तो ये आकस्मिक व्यय हमेशा याद रखना, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है, कितना परसेंट लिया जाता है 3% लिया जाता है। किसका 3% लिया जाता है, ढुलाई और श्रमिक का, मतलब कि 40 और 80, 120 का कितना परसेंट 3%, तो कितना हुआ बढ़तियां 36, कितना रुपया आता है 80 और 200 का होना 40 का नहीं, 80 और 200, अच्छा 80 और 200 था क्या, 80 और 200 कितना हुआ 280, इसका 3% कितना हुआ 0.03, 28 दिया कितना होता है 8 या 24 2 6 2 84, ये होता है 84, कितना आ रहा है 84, मैंने पॉइंट में कर तो नहीं किया, 8.4 तो नहीं आ रहा, हाँ 8.4 ही तो आ रहा है, 2 जीरो आएंगे ना, कितना आ रहा है 8.4 मतलब 9 रुपया, तो इसने कितना लिया है 9 रुपया लिया है। अब 9 रुपया क्या आएगा यार, 9 रुपये में तो उसका समोसा भी नहीं आता, तो सही बात है 10 रुपये का एक समोसा दे दे, क्या कहेंगे 15 का भी दे दे। तो आपने इसके रेट भी तो बढ़ाओगे, इसके रेट बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली 90 रुपया बन जाएगा, क्योंकि आपने 10 गुना लेते हुए चल रहे हो ना, तो 90 रुपया आपका आकस्मिक व्यय क्यों दिया जाता है, कभी मान लो लेबरों को चोट वगैरह लग जाए, या कभी कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें आपको अलग से कोई चीज टूट गई, अचानक से लानी पड़ गई, तो सारे के सारे किसी अंदर आते हैं आकस्मिक व्यय के अंदर जाते हैं। लेकिन आपने क्या याद रखना है कि जो आकस्मिक व्यय होता है वो ढुलाई प्रभार और लेबर चार्ज का कितना होता है 3%। फिर आप उसके बाद आप टोटल कॉस्ट को जोड़ देते हैं, टोटल आप क्या कर देते हैं इसको ऐड कर देते हैं, फिर ऐड करने के बाद आपका 10% क्या आता है सुपरविजन चार्ज आता है, क्या आता है सुपरविजन चार्ज। जो सुपरविजन कर रहे होंगे, मान लो आप जेई बन गए इन फ्यूचर, तो आप उसका सुपरविजन करोगे तो आप टोटल बिल का 10% निकालोगे, कितना निकालोगे 10%, और 10% ये आपका चार्जेस हो गए, क्योंकि आपका आना जाना गाड़ी सामान तमाम ये होगा, उसके बाद आप टोटल इसको जोड़ दोगे, तो टोटल आपका कॉस्ट ये निकल के आता है। तो ऐसे आपने एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल करना होगा।
तो ये एक बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल है। जब आपको ये समझ में आएगा तो फिर हम आप इसके बाद 3 बेसिक करेंगे, फिर ऐसे हाउस वायरिंग के करेंगे, ऐसे हम मशीन के इंस्टॉलेशन के करेंगे, ऐसे पोल माउंटेड का करेंगे। अभी एक अर्थिंग का बचा हुआ है, अर्थिंग का आपको करवाना है इसके बाद, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की जाती है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप पहले बनाओ, ठीक है, इसको बंद कर दो, इस क्वेश्चन को बनाओ।